गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अर्थ के वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग को एटमॉस्फेयर आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एटमॉस्फेयर जानते हैं क्या है? अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, है ना। ब्लैंकेट ऑफ एयर, हवा की एक चादर, हवा की एक परत जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसमें कई सारे गैसेज मिले हुए हैं। ये मैंने आपको कल के क्लास में बताया था, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। तो कई सारे गैसेज मिले हुए हैं, जिसमें ऑक्सीजन जैसा लाइफ गिविंग गैस नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद और भी कई गैसेज हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये सब इन सब गैसेज का जो परसेंटेज है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा वो कम है ना, बहुत कम है। 78% आपका नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है। उसके बाद जो 1% आपके रेस्ट बचते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन जैसे गैसेस प्रेजेंट हैं। नाइट्रोजन फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन का होना आवश्यक है, और यह जो है सबसे अधिक मात्रा में जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन 78%। और प्लांट और एनिमल के ग्रोथ के लिए भी यह जरूरी है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए और प्लांट और एनिमल के ग्रोथ के लिए यह जरूरी है। ऑक्सीजन लाइफ गिविंग गैस है जो हम लोग के ब्रीथिंग के लिए जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% के आसपास है, वो जो है उसी से, उसकी मदद से जो है ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन तैयार करते हैं, जैसा आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं। और यह पृथ्वी को, धरती को गर्म रखता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कुछ गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। गैसेस जो है आपके सबसे अधिक आपका नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन 78%। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका ऑक्सीजन है 31%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं, है ना, हाइड्रोजन है, आर्गन है, ठीक है। और आपके जो है हीलियम, ओजोन जैसे गैसेस हैं। ये 1% में ये सारे गैसेस हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया नाइट्रोजन की उपयोगिता क्या है। नाइट्रोजन जो है फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में उपयोगी है, साथ ही साथ प्लांट और एनिमल के ग्रोथ में उपयोगी है। ऑक्सीजन जो हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी है, हम उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। उसके बाद जो CO2 है वो प्लांट के लिए अत्यंत आवश्यक है, और यह CO2 जो है पृथ्वी को गर्म भी रखता है। और इसी की मात्रा जब बढ़ने लगती है तो जो है टेम्परेचर जो है रेज होना शुरू होता है, CO2 की मात्रा बढ़ती है
टेम्परेचर रेज होना बढ़ना शुरू हो जाता है, और जिसका आप जानते हैं, आपने एक टर्म सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। इसका रीजन है, यह ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है। 97% of the density of the air column is found within 27 kilometers, which means that maximum air is found closest to the surface of the earth. मैक्सिमम एयर जो है वो अर्थ के सरफेस के क्लोज है, नजदीक है। एज वी गो हायर, जब हम ऊपर जाते हैं, द एयर बिकम्स थिनर, कम होता जाता है, हवा कम होती जाती है। और इन स्पेस देयर इज नो एयर, और स्पेस में अंतरिक्ष में जाने पर हवा समाप्त है ना। जितनी ऊंचाई पे आप जाओगे धीरे धीरे एयर कम होना शुरू हो जाएगा, है ना। तभी जो है आपने सुना होगा, जो माउंटेनियर होते हैं, पर्वतारोही, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चढ़ते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाता है। तो उस केस में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेयर के लेयर की बात करेंगे। We will study about the layers of atmosphere, है ना। तो चलिए हम लोग लेयर्स को देखते हैं इस तरह से। ना इस तरह से आ लेयर, ट्रोपोस्फेयर है आपका, स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और लास्ट में आपका एक्सोस्फेयर। मैंने शुरुआत किया है क्लोजेस्ट से, अर्थ के बिल्कुल नजदीक से जो लेयर है सबसे पहला है क्लोजेस्ट ट्रोपोस्फेयर, उससे मैंने शुरुआत की है। इस तरह से ये लेयर जो है ना ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला आप देख रहे हैं 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के। सबसे पहला लेयर जो आपका होता है, फर्स्ट लेयर जो क्लोजेस्ट टू द अर्थ होता है, उसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स हाफ ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर वेदर अकर्स इन दिस लेयर। बिल्कुल जो क्लोज है अर्थ के वो लेयर कहलाता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है हाफ ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कवर करता है, और वेदर जो है इसी लेयर पे जो है वेदर यानी मौसम जो है वो घटित होता है ना। दूसरा जो उसके बाद का लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, इट कम्स आफ्टर ट्रोपोस्फेयर।
सेकेंड लेयर ये रहा आपका, ये बिल्कुल अर्थ के नियरेस्ट जो है क्लोजेस्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है इट कम्स आफ्टर ट्रोपोस्फेयर। मेनी जेट एयरक्राफ्ट्स फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फेयर बिकॉज इट इज वेरी स्टेबल। मेनी जेट एयरक्राफ्ट जो है इस लेयर पे जो है उड़ते हैं, है ना, रन करते हैं, उड़ते हैं, फ्लाई जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई बिकॉज दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज स्टेबल। स्टेबल है, ये स्थिर है। ऑल्सो इट हैज द ओजोन लेयर, और इसके पास ओजोन लेयर भी होता है विच एब्जॉर्ब हार्मफुल रेज ऑफ द सन। जो सूरज से निकलने वाली जो हार्मफुल किरणें हैं, रेज है ना, उसको यह लेयर जो है एब्जॉर्ब करता है और वो अर्थ तक उसको पहुंचने से रोकता है ना। ठीक है। थर्ड जो आपका है मेसोस्फेयर, मेटियोर्स और रॉक फ्रैगमेंट्स बर्न अप इन दिस लेयर। ठीक है। मेटियोर्स के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, मेटियोर्स मेटेरॉइड्स के बारे में, और रॉक जो होते हैं उसके फ्रैगमेंट्स इसी लेयर में बर्न होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका थर्मोस्फेयर, दिस इज द लेयर विथ द ऑरोरास, इट इज ऑल्सो वेयर द स्पेस शटल ऑर्बिट्स, दैट इज नोन एज thermosphere. And last one is exosphere. The atmosphere merges into space. Atmosphere merges into space यानी अंतरिक्ष में जाके मिलता है, मर्ज करता है in the extremely thin exosphere। और यह लेयर जो है अत्यंत पतली लेयर है, पतली परत है, thin लेयर है। This is the uppermost limit of our atmosphere. uppermost limit है, सबसे लास्ट में देख सकते हैं आप exosphere, है ना, uppermost layer of the atmosphere। ओके। तो ये थे आपके 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के। 5 लेयर्स जो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एयर टेम्परेचर की। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैसेस, डस्ट पार्टिकल। हवा में डस्ट पार्टिकल भी मौजूद है, गैस के साथ साथ जो है सेवरल गैसेस के नाम मैंने आपको बताया, उसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल भी मौजूद है, वाटर वेपर भी मौजूद है ना एटमॉस्फेयर में। एज वी गो अप द एयर बिकम्स थिनर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ेंगे वैसे वैसे हवा की परत जो है, लेयर जो है वो पतली होती जाएगी, कम होता जाएगा, है ना। Hence the heat absorbed by the air is also less। और हीट जो है जो एयर के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। Therefore air temperature decreases with height। जो एयर टेम्परेचर है वो ऊंचाई के साथ साथ क्या होगा, डिक्रीज होता है, घटता जाता है। ठीक है। तो ये तो एयर टेम्परेचर की बात थी। उसके बाद आपका आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दबाव जिसको कहते हैं, वायुमंडलीय दबाव इसको कहा जाता है। द अर्थ सोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के बारे में आपने सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व के बारे में सुना होगा। होल्ड्स द एटमॉस्फेयर इन प्लेस लाइक ऑल द अदर थिंग्स, एयर टू हैज वेट। एयर का की प्रॉपर्टी जो होती है, जिसमें बताया गया है आपको कि इसमें वजन भी होता है, हवा में वजन भी होता है। ठीक है। एयर टू हैज वेट, एयर में भी वजन होता है, हवा में भी वजन होता है। एक एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, यह दबाव बनाता है पृथ्वी की सतह पर। वी डू नॉट फील इट बिकॉज देयर इज इक्वल प्रेशर, और हम इस दबाव को महसूस नहीं कर पाते हैं बिकॉज इनसाइड आवर बॉडी एंड इट गेट्स काउंटर बैलेंस्ड। ठीक है। बैलेंस की वजह से जो है हम इसको महसूस नहीं कर पाते हैं, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है,
इसके दो कारक है, दो फैक्टर है, टेम्परेचर और हाइट। इस पे ये निर्भर करता है, तापमान पे और ऊंचाई पे या प्रेशर जो है वो निर्भर करता है, बढ़ता या घटता है। ठीक है। वार्म एयर इज लाइट एंड इट एक्सर्ट्स लो प्रेशर। वार्म एयर जो गर्म हवा जो है वो क्या होती है, हल्की होती है और लो प्रेशर बनाती है। वेयर एज कोल्ड एयर इज हैवी, और ठंडी हवा वो भारी होती है ना। एंड एक्सर्ट्स हाई प्रेशर, भारी होती है और उच्च दबाव बनाती है। ठीक है। इन वार्मर रीजन्स व्हेन द एयर बिकम्स हॉट it becomes light and rises creating low pressure. The leads to areas of low and high pressure. The difference in pressure makes the air move in the low pressure areas in the form of wind. Wind always moves from high pressure areas to low pressure areas. हवा जो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ बढ़ती है। हवा जो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है, जाती है। ठीक है। Wind always moves from high pressure areas to low pressure areas in the same way as water moves from higher level to lower level. पानी क्या है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ भागता है। पानी का जो बहाव होता है वो लोअर से हायर कभी नहीं जाता, हायर से लोअर की तरफ। अब जैसे अभी देखो, अभी जब ज़्यादा बारिश होती है तो लेवल जो है, नदियों का लेवल जो है वो ऊपर चढ़ता है, और जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो जितने भी निचले रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं, उसमें पानी चला जाता है, यानी हायर एरिया से लोअर एरिया की तरफ भागता है पानी। ठीक है। इन दिस वे ए बैलेंस इज ऑलवेज मेंटेन इन द, और इस तरह से जो है एटमॉस्फेयर में एक संतुलन जो है बना रहता है। एयर प्रेशर वेरीज विथ हाइट, और ऊंचाई के हिसाब से, ऊंचाई के अनुसार जो है ये एयर का जो प्रेशर है, हवा का जो दबाव है वो वेरी करता है, अलग होता है, बदलता है। एज द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर डेंस द एयर प्रेशर इज मोर हेयर। लोअर लेयर पे क्या होता है, एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। एज वी गो अप द एयर बिकम्स थिनर, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, जो ऊंचा रीजन पे जाते हैं, ऊंचे क्षेत्र पे, तो यह थिनर होता है और प्रेशर भी जो है डिक्रीज होता है। हम जब ऊपर जाते हैं ऊंचाई पे, जितनी ऊंचाई पे आप जाएंगे वहाँ पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि एयर क्या हो जाता है, थिनर हो जाता है, हल्की हो जाती है हवा, और प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज होता है। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा जरूरी है ना, कि जितनी ऊंचाई पे हम जाएंगे वहाँ पे जो है प्रेशर जो है एयर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में सेवरल गैसेस के साथ साथ डस्ट यानी धूलकण और वाटर वेपर की भी मौजूदगी होती है। वाटर वेपर भी मौजूद होता है हवा में। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो हवा में जो वाटर वेपर की मात्रा जो है उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। हवा में जो वाटर वेपर जो मौजूद है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये भी जो है जगह के हिसाब से बदलता रहता है, वेरी करता रहता है, परिवर्तन होता रहता है इसमें। एज यू नो वाटर वेपर एंटर्स द एटमॉस्फेयर थ्रू इवेपोरेशन। हवा में कैसे जाता है? इवेपोरेशन के माध्यम से। इवेपोरेशन पढ़ा होगा आपने और वाटर साइकिल को भी पढ़ा होगा। तो इवेपोरेशन के माध्यम से ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, वाटर वेपर जो है हवा में जाके मिल जाता है ना, फ्रॉम द वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज है लैंड सरफेस पे, जो भी वाटर बॉडीज हैं उससे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है हवा में उड़ जाते हैं, है ना, सूरज की रोशनी की वजह से, सनलाइट की वजह से। वाटर वेपर का मुख्य जो है वो फैक्टर वो भी है सनलाइट। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, वो वाटर जो बॉडीज है सरफेस पे जो वाटर है, सरफेस वाटर, उससे वाटर ड्रॉपलेट्स उड़ के वो एयर में जाके मिल जाते हैं, वाटर वेपर का निर्माण करते हैं।
है ना। हेंस ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेज विथ हाइट, और ह्यूमिडिटी की मात्रा को जो है ऊंचाई पे जाने के बाद ह्यूमिडिटी की मात्रा क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती जाती है ना। तो ठीक है, आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग आगे अभी बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, हम लोग आगे देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कि CO2 की मात्रा जब बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। और फिर बायोस्फीयर की बात करेंगे, इसके बाद हैबिटेट एंड इकोसिस्टम क्या है ना। एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड के बारे में बात करेंगे, है ना। स्पीसीज कुछ है जो एक्सटिंक्ट है, कुछ एंडेंजर्ड है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आज अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।